अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। अगेन वेलकम टू आवर फिजिक्स डिपार्टमेंट। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट विल बी डिस्कस आर mass and weight, Newton's third law of motion. That's belong to chapter number 3 and it's your third lecture from chapter number 3. आई होप सो कि आप लोगों ने लास्ट वाले 2 लेक्चर्स जो इससे पहले के 2 लेक्चर हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से याद किया होगा और समझा भी होगा उसको। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। हमारा टॉपिक था मैस एंड वेट का, तो पहले हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैस और वेट में जो डिफरेंस है, सबसे मेन डिफरेंस तो ये है कि मैस जो है वो असल में मैस की डेफिनेशन क्या है। मैस कहते हैं किसी भी बॉडी की मिकदार को, कि उस बॉडी के अंदर कितना मादा है, उसके मादा जो है वो असल में उसका मास है। तो वेट कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी इज़ अ फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्टेड। मतलब वेट जो है, वेट के अंदर हमारे पास ज़मीन की जो कशिश वाली फ़ोर्स है, मतलब ग्रेविटेशन है, वो भी इंक्लूड हो जाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये वेट है। नेक्स्ट वन, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो मैस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेट जो है वो वेट असल में एक फ़ोर्स है, जो ज़मीन की तरफ से लगाई गई फ़ोर्स है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो फ़ोर्स है। तो फोर्स एक वेक्टर, तो इसकी वजह से वेट जो है वो फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैस क्या है? मैस अपनी जगह चेंज करने की वजह से मैस में कोई फ़र्क नहीं आता। मतलब मैस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल की बॉडी है, उसका मैस अगर 5 kg है और अगर वो एक जगह पे पड़ा हुआ 5 kg अगर उठा के दूसरी जगह पे भी रख देंगे तो वो 5 kg ही रहेगा। हालांकि वेट जो है वो वेट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे ग्रेविटी की मुख्तलिफ वैल्यू होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटेशन एक्सेशन जो होती है, उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से वेट जो है वो चेंज हो सकता है। मैस जो है, मैस को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से। अब जो एफ़ होता है वो असल में डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज इट्स एस यूनिट इज़ किलोग्राम। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। मैस को हम लोग मेजर करते हैं बीम बैलेंस से और वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि कोई भी बॉडी अगर उस पर कोई एक्शन किया जाता है तो वो बॉडी रिएक्शन भी करती है उसके मुखालिफ सिमत में। टू एवरी एक्शन देयर इज, मतलब हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन लाजमी होता है और वो मुखालिफ सिमत में होता है। मिसाल इनकी एग्जांपल में कुछ यूँ बोलेंगे हम लोग, जैसे एक टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है। अब वो बुक जो है उसका वेट नीचे की तरफ है, लेकिन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर ही है, टेबल से नीचे नहीं गिर रही, जब तक उस पर कोई भी ग्रेविटी की फ़ोर्स के अलावा फोर्स अप्लाई ना की जा रही हो। मतलब एक्शन ये हो रहा है कि हमने उस टेबल का वेट जो है वो नीचे की तरफ है, ये एक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या है कि वो बॉडी जो है वो नीचे ही नहीं गिर रही, वो बल्कि एक अपना वेट जो वो उसको मुखालिफ एक ऑपोजिट डायरेक्शन में अटेन किए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ बलून। अब देखो, बलून में हम लोग हवा भरते हैं। अब हवा भरने से हमने बलून को हवा भर के उसके कॉर्नर से पकड़ लिया। अब जैसे ही हम लोग उसका कॉर्नर छोड़ेंगे जहाँ से हमने हवा भरी, क्या होगा? हवा जो है वो उस रास्ते से बाहर निकलेगी। हवा बाहर निकलेगी, ये एक्शन हुआ, और बाहर निकलने की वजह से जो बलून होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूर जाता जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हवा निकल रही होगी, बलून उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जो आपने हवा निकाली वो एक्शन था और जो बलून दूसरी डायरेक्शन में गया वो रिएक्शन था। ठीक है, ऑपोजिट रिएक्शन में। थर्ड एग्जांपल आपकी ये है कि आप एक रॉकेट है, आप रॉकेट के फ्यूल को जलाते हो। जलाने से रॉकेट के अंदर से फ्यूल बाहर निकलता है।
जो भी गैसेस रशीज आउट होती हैं फ्रॉम द रॉकेट, अब वो रॉकेट के अंदर से जो फ्यूल जो गैसेस बाहर निकलती हैं, अब जिस डायरेक्शन में गैसेस बाहर निकलती हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, उससे ऑपोजिट रिएक्शन के तौर पर जो रॉकेट है वो आपका दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब एक्शन हुआ आपके फ्यूल्स बर्न आउट हुए, रिएक्शन हुआ कि रॉकेट ने उससे ऑपोजिट रिएक्शन शो किया। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हैं। आपने इनको बुक से कैसे याद करना है, तो ये आपकी बुक की जो पिक्चर है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, मैस एंड वेट को आपने एज इट इज़ जैसे इन पॉइंट्स में हाईलाइट है वैसे याद कर लीजिएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो आप सबसे पहले पिंक ब्लॉक में डेफिनेशन याद करेंगे, उसके बाद आप कोई भी इनमें से 2 एग्जांपल्स को पॉट कर सकते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल बुक एंड टेबल वाली है तो वो आपकी स्टार्ट हो रही होगी, आप अगर गौर करें तो आपकी यहाँ से इस कंसिडर से, कंसिडर अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, यहाँ से स्टार्ट होगी और वो यहाँ तक इस कंसिडर से पहले तक चलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसिडर से आपकी बलून की स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके आगे किधर है, तो उससे आगे बेटा नेक्स्ट पिक्चर में है, और वो एंड होगी आपकी यहाँ पे। ये जो है मूव दी बलून फॉरवर्ड, मतलब जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। उससे नेक्स्ट है रॉकेट की एग्जांपल, तो वो रॉकेट की एग्जांपल बेटा आप लोग करेंगे। रॉकेट की एग्जांपल यहाँ से ये रॉकेट स्टार्ट हो रहा है, रॉकेट सच एज, आप ये नहीं लिखेंगे कि सच एज शोन इन फिगर, आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे रॉकेट मूव ऑन द सेम प्रिंसिपल व्हेन इट फ्यूल बर्न्स हॉट गैसेस। ये सारा कंप्लीट, मतलब ये नीचे जहाँ तक ऑफ इट्स आउट ऑफ इट्स टेल तक। तो ये आप लोग याद करने का जो अमल है वो है। नेक्स्ट है आपने एग्जांपल्स कुछ करनी है कि एग्जांपल 3.1, 3.2 और 3.3। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो फोर्स के न्यूटन के 2 लॉज के बारे में, पहला लॉ हमने कहा था कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, दूसरे लॉ में हमने कुछ फोर्सेस ऐड की थी। तो सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है कि उसने कहा है फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इज़ अ मैस ऑफ 8 kg। मतलब वो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मैस है 8 kg, फोर्स उसे अप्लाई की गई है 20 न्यूटन की फोर्स, एक्सेलरेशन उस बॉडी में कितना प्रोड्यूस होगा ये आपने बताना है। अब आपको पता है कि मैस आपके पास, मैस देखें 8 kg, एफ आपके पास फोर्स 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन आपने निकालना है। तो आपको पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। फिर क्या होगा, एफ़ की जगह पे 20 न्यूटन आ जाएगा, मैस की जगह पे 8 kg आ गया, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना तो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपने देखा कि ये 8 kg इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट स्टेप आपके पास बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2.5, और एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी आ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg। एक बॉडी है जिस पे एक्ट किया, फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है और उस बॉडी का मैस है 5 kg, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि अगर सेम फोर्स, जो फोर्स पहली बॉडी पे अप्लाई की गई है, उसी फोर्स के साथ हम एक और बॉडी है जिसका मैस है 8 kg, उसी फोर्स के साथ वो अप्लाई करती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। मतलब एक मैस 5 kg का हो गया, एक मैस आपके पास 8 kg का हो गया। एक जो पहला मैस है 5 kg का, उस पर अप्लाई की जा रही है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो दूसरा मैस है उसकी एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करता है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब पहली बॉडी की फोर्स अप्लाई की गई है वो एफ इज इक्वल टू m1a1। जो दूसरी बॉडी है उस पर फोर्स एफ, अब एफ क्यों यूज़ किया जा रहा है, वो कह रहा है कि सेम फोर्स लगाई जा रही है दोनों पे, तो इसलिए एफ सेम रहेगा, मैसेज डिफरेंट है, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, m1a1 m2a2। तो इनको कंपेयर करेंगे तो फोर्स सेम है तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब m1a1 इज इक्वल टू m2a2। फिर क्या करेंगे, अब m1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे, जैसे कि 5 kg, a1 की जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m2 की जगह 8 kg और a2 आपने फाइंड करना है। अब 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, उधर से 8 जो है, ये वाला 8 जो है, ये 8 आप इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो वो 20 जो 50 है, 50 को 8 पे डिवाइड करेंगे वो आपके पास 6.25। अब 8 एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपके पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड वन इज साइकिलिस्ट ऑफ द मैस 40 kg एक्सर्ट ऑफ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टू मूव हिज बाईसाइकिल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। अब वो कहता है कि एक साइकिलिस्ट है जिसके जो साइकिलिस्ट का मैस है वो 40 kg है और वो फोर्स लगा रहा है साइकिल के, बाईसाइकिल के जो पैडल होते हैं उन पे 200 न्यूटन। अब वो बॉडी जो है, जो साइकिल है, वो फिर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड की एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है।
वो कहता है कि अब बताओ कि उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स और फ्रिक्शन लग रही है, मतलब वो जो रोड और टायर के दरमियान जो फोर्स और फ्रिक्शन है वो कितनी है, वो हमने फाइंड करनी है। मैस 40 kg है, एक्सेलेरेशन 3 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो फोर्स लगाई गई है वो 200 न्यूटन है। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या था कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, पहले हम सारी फोर्सेज, जितनी फोर्सेज उस साइकिलिस्ट पे, उस बाईसाइकिल पे लग रही हैं, पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, उसमें से फिर हम लोग जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर बात की जाए तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है F इज़ इक्वल टू एम ए, मतलब जो मैस है उसको एक्सेलेरेशन से प्रोड्यूस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी 120 न्यूटन, F इज़ इक्वल टू एम ए से। तो अब नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है ऑल फोर्सेस का रिजल्ट है, तो वो होता है अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक बॉडी की कितनी है और उस बॉडी को रुकावट करने के लिए जो फोर्स लगती है वो कितनी है, मतलब जो टायर और आपके ज़मीन के फ्रिक्शन के दरमियान जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितनी है, वो कैलकुलेट करनी है। तो वो आपके पास पे नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। अब 120 न्यूटन जो है वो आपके पास नेट फोर्स है जो अभी आपने कैलकुलेट की है, या इस फार्मूले पर F इज इक्वल टू एम ए से। अप्लाइड फोर्स आपके पास 200 न्यूटन है जो आप साइकिलिस्ट लगा रहा है, जो बाईसाइकिलिस्ट है वो लगा रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप F से डिनोट करते हो। आप ये अगर इसको कैलकुलेट करें तो F उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 120 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 200 में से 120 माइनस करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास आ जाएगी 880 न्यूटन। ठीक है बेटा, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, और आपने अगर ये कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली क्लियर आउट करने हैं तो आपको ये वीडियो को 3 से 4 बार लाजमी देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे और डीपली अंदाज में ईमानदारी के साथ आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और इस पर काम भी करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।